Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. I hope आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which means कि आज की क्लास में हम civics का very first चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो बच्चों, हम भारत के संविधान के बारे में आज बात करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के हमारे चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं. बच्चों, आज के चैप्टर में हम लर्न करने वाले हैं और डिफाइन करने वाले हैं डाउरी सिस्टम को एंड उसके इम्प्लीकेशंस को ऑन दी सोसाइटी. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज द स्टेप्स विच आर टेकन to combat the dowry system and their effectiveness. After that, we are going to understand what are the significance of the salt satyagraha in the Indian struggles for independence, and at last we are going to explore the anti-liquid agitation post 1947 and its impact on the society. राइट. इन सारे ही टॉपिक को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं. बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंटरैक्टिव को. इंटरैक्टिव में आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है, राइट. यहाँ पे आपको बोला है समीक्षा. समीक्षा कौन है बच्चों? मॉनिटर है क्लास की, एंड वो बुली करती है अपने क्लासमेट्स को एंड डू नॉट पर्टिकुलरली लाइक हर, राइट. जो भी उसको पसंद नहीं आते वो उनको बुली करती है. When Mrs. पांडे, जो कि टीचर है, needs to step out of the classroom for an urgent task. तो यहाँ पे जो टीचर है मिसेस पांडे, उनको क्लास से बाहर जाना पड़ा कुछ अर्जेंट काम के लिए. एंड शी आस्क्ड समीक्षा. उन्होंने समीक्षा को कहा कि तुम क्लास का ध्यान रखो. However, समीक्षा begins to target आद्या. लेकिन समीक्षा ने क्या किया बच्चों? वो आद्या को टारगेट करने लग गई. तो समीक्षा ने कहा, आद्या, आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म मिसेस पांडे अबाउट यू टुडे. तो समीक्षा ने कहा कि आद्या, मैं तुम्हारे बारे में आज मिसेस पांडे को बताऊंगी, राइट. आद्या ने कहा, बट वाई, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? मतलब कि मैंने ऐसा क्या गलत किया? तो समीक्षा कहती है, टीचर, while you were absent, आद्या was speaking loudly and disrupting the class. तो उसने कहा कि टीचर, जब आप एब्सेंट थे, जब आप क्लास में नहीं थे, तो आद्या बहुत ही लाउडली बात कर रही थी और डिस्टर्ब भी कर रही थी अपने क्लास को. She wouldn't listen to me. और उसने मेरी एक भी नहीं सुनी. तो मिसेस पांडे ने कहा, आद्या, you'll need to submit an extra homework assignment on the classroom etiquette by the end of the week. तो मिसेस पांडे ने कहा कि आद्या को क्या करना पड़ेगा? असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि एक्स्ट्रा होमवर्क था. और उसको कहा कि एटिकेट के बारे में वो लिखेगी बाय द एंड ऑफ द वीक. नाउ आद्या ने कहा, बट टीचर, आई डिडंट डू एनीथिंग. बट टीचर, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है. आफ्टर रीडिंग द होल अबव द कॉन्वर्सेशन, आपको आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है, इज द मॉनिटर मिसयूजिंग द पावर? यस, वो अपने पावर को मिसयूज कर रही है, राइट. आद्या की कोई गलती नहीं थी, बट स्टिल शी वाज ब्लेमिंग हर, राइट, क्योंकि बुली कर रही थी वो. देन वी हैव आवर सेकंड क्वेश्चन. Since the classmate witnessed Samiksha's misuse of power, can they assist by informing the teacher that Adya is not at fault and that the punishment should be directed towards Samiksha instead? तो बच्चों, आपसे पूछा है कि जो क्लासमेट है, उन्होंने तो सारी चीजें विटनेस की, उन्होंने सारी चीज देखी भी, तो क्या वो ये चीज टीचर को जाके बता सकते हैं कि समीक्षा का फॉल्ट था, आद्या का नहीं? तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हो, राइट. ये दोनों ही थे आपके क्वेश्चन के आंसर. अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों था अपने चैप्टर में. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कि मतलब हमारे एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, संविधान की जरूरत क्यों होती है. नाउ बच्चों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये बैकबोन होता है कंट्री का, और ये सर्व भी करता है एज अ शेयर्ड विजन ऑफ इट्स फ्यूचर, एंड आउटलाइन करता है कोर वैल्यूज को एंड प्रिंसिपल्स को, जो कि यूनाइट करके रखता है हमारे सिटीजन्स को ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. It defines the fundamental nature of society, and it also bringing together diverse communities with shared ideals and beliefs. Now think of it as a blueprint of success. आप कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से सोच सकते हो कि ये एक ब्लूप्रिंट होता है सक्सेस का, एंड इसमें इंश्योर भी करते हैं कि जो सिटीजन्स हैं, दे जस्ट लिव इन अ फेयर एंड हार्मोनियस सोसाइटी. मतलब कि जितने भी सिटीजन्स हैं, वो एक फेयर और हार्मोनियस सोसाइटी में रह रहे हों.
नाउ सबसे पहला हमारा टॉपिक है नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। सो बच्चों, नेपाल ट्रांजिशन फ्रॉम अ मोनार्की टू डेमोक्रेसी वो डेमोन्स्ट्रेट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। सो द पीपल्स मूवमेंट फॉट फॉर डेकेड्स, लोगों ने डेकेड्स तक क्या किया बच्चों, लड़ाई किया ताकि वो स्टैब्लिश कर पाए डेमोक्रेसी को, एंड क्यूमुलेटिंग इन द एडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015। और उनकी जो लड़ाई थी वो कामयाब भी रही, क्योंकि उन्होंने अपना जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट भी किया 2015 में, विच मीन्स कि 2015 में नेपाल में मोनार्की हट के डेमोक्रेसी आ गई थी। दिस चेंज रिक्वायर्ड न्यू कॉन्जिक्यूटिव रूल्स टू यूजर इन अ न्यू सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, और ये पिक्चर है प्रोटेस्ट फॉर बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को। अगर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, तो वो प्रिवेंट करता है कि मिसयूज नहीं होगा अथॉरिटी का बाय द लीडर्स। फॉर इंस्टेंस, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, वो गारंटी देता है कि राइट टू इक्वालिटी मिलेगा, और ये प्रिवेंट करेगा डिस्क्रिमिनेशन को विच इज बेस्ड ऑन द रिलीजन, विच इज बेस्ड ऑन द कास्ट, विच इज बेस्ड ऑन द जेंडर और द बर्थ प्लेस। उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, वो हमारा प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज को फ्रॉम द डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी, राइट, और इंश्योर करता है कि इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटीज का। फिर आता है बच्चों प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इम्पल्सिव डिसीजंस। अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है बच्चों, सेफ गार्ड करता है कंट्री के कोर प्रिंसिपल्स को। कैसे? बाय प्रिवेंटिंग इम्पल्सिव डिसीजंस, जो कि हार्म कर सकता है सिटीजन इंटरेस्ट को। अब ये इंश्योर करता है कि जो इमोशंस होते हैं दे डोंट डिक्टेट डिसीजंस दैट अंडरमाइन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, राइट। देन वी हैव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, राइट। कौन कौन से की फीचर्स होते हैं? जो इंडिया की जर्नी थी इंडिपेंडेंस तक, वो काफी ज्यादा लॉन्ग थी एंड काफी ज्यादा एड्रोसिस भी थी, राइट। हमने अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में भी पढ़ा था कि बहुत लॉन्ग जर्नी थी हमारी इंडिपेंडेंस की। बहुत सारे हमने रिवॉल्ट्स देखे हैं, बहुत सारे हमने वॉर्स देखे हैं, राइट। बहुत सारे मूवमेंट्स देखे हैं विद नेशनलिस्ट envisioning a free India where everyone is treated equally and has a say in governance। तो बच्चों, हमारा जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए और एक गवर्नेंस हो हमारी, ये हमारी इच्छा थी। आफ्टर डिकेड्स ऑफ ऑथराइजेशन ब्रिटिश रूल, इंडियंस वर डिटरमाइंड टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी। तो बच्चों, बहुत सारे डेकेड्स तक जो ब्रिटिश है उन्होंने हम पे रूल किया, बट हम क्या चाहते थे बच्चों, हम बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे कि हमें क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है डेमोक्रेसी को, हमें गेन करना है इंडिपेंडेंस को। टू अचीव दिस, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 300 मेंबर्स वर फॉर्म। इसी वजह से क्या करने के लिए बच्चों, इस पूरे चीज़ को अचीव करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसमें 300 मेंबर्स थे, और ये फॉर्म हुई थी 1946 में टू ड्राफ्ट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। और कहा गया कि ये जो मेंबर्स है वो क्या करने वाले हैं, ये ड्राफ्ट करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को। ये जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है बच्चों, उन्होंने फेस किया सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को, जिसमें इंक्लूड थे अ कंट्री जो कि डिवाइडेड है बाय द लैंग्वेज, बाय द रिलीजन एंड कल्चर। उसके अलावा लूमिंग पार्टीशन ऑफ इंडियन पाकिस्तान, क्योंकि हमने क्या देखा बच्चों, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या देखने को मिला कि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने कहा कि मुस्लिम का अलग स्टेट होना चाहिए, अलग कंट्री होना चाहिए। इसी वजह से हमें क्या देखने को मिला बच्चों, पार्टीशन भी देखने को मिला इंडिया और पाकिस्तान का। अनसर्टनिटी सराउंडिंग द फ्यूचर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, उसके अलावा डायर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। नाउ ये सारे ऑब्स्टेकल्स थे, बट इन ऑब्स्टेकल के बावजूद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है बच्चों, उन्होंने क्रिएट किया विजनरी डॉक्यूमेंट को, जो कि बैलेंस करता है डाइवर्सिटी को विद द नेशनल यूनिटी। मतलब कि डाइवर्सिटी है लेकिन ओवरऑल क्या मिलेगी आपको, नेशनल यूनिटी भी मिलेगी। प्रायोरिटाइज किया उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एंड एम्पावर किया सिटीजन्स को, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाए। अब बच्चों, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही रिमार्केबल डॉक्यूमेंट है, जो कि हमारे कंट्री के डेमोक्रेटिक सोसाइटी को भी शेप करता है। टू अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके की फीचर्स को पढ़ना पड़ेगा। अब हम वन बाय वन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को पढ़ेंगे।
सबसे पहला है बच्चों फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म इंश्योर करता है मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को। जैसे कि आपने देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसको आप पंचायती राज भी बोलते हो। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है एंड इट अलाउ द स्टेट टू मेक डिसीजंस विच इज टेलर्ड टू देयर नीड्स व्हाइल फॉलोइंग सेंट्रल लॉज ऑन द नेशनल कंसर्न। तो बच्चों ये जो हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है पावर के बेसिस पे, उसकी वजह से कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट क्या कर सकता है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डिसीजंस को ले सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल के जो लॉज हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। ईच टायर हैज ऑटोनॉमी, हर एक टायर की एक ऑटोनॉमी है एंड वो ड्रॉ करता है अथॉरिटी को फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी ऑटोनॉमी है, स्टेट की अपनी है, लोकल की अपनी है, राइट, सबके पास अपने अपने पावर्स है। देन आता है बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो बच्चों इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने अडॉप्ट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को, वेयर जहाँ पे क्या होता था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो फॉर्म करते थे गवर्नमेंट को। सो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इनेबल सिटीजन्स टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपका यूनिवर्सल अडल्ट क्या है बच्चों, सफरेज है, वो इनेबल करता है, वो आपको इजाज़त देता है कि आप इलेक्ट कर पाओ रिप्रेजेंटेटिव को, प्रमोट कर पाओ अपने डेमोक्रेटिक माइंडसेट को एंड ब्रेक कर पाओ आप सोशल हायरार्कीज को। नाउ जो सिटीजन्स होते हैं दे कैन कंटेस्ट इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू दी पीपल। जो सिटीजन्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अकाउंटेबल होता है लोगों के लिए, विच मीन्स कि अगर लोगों को लगेगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो नेता है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सो द पीपल हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चन टू द रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है। उसके बाद बच्चों हमारा आता है थर्ड की फीचर जो कि है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो बच्चों हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड करता है गवर्नमेंट को इनटू 3 ऑर्गन्स। सबसे पहला आता है आपका लेजिस्लेचर विच मीन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, फिर आता है बच्चों आपका एग्जीक्यूटिव मतलब कि इम्प्लीमेंट लॉज एंड रन द गवर्नमेंट, फिर आता है बच्चों जुडिशरी मतलब कि द कोर्ट सिस्टम। सो बच्चों लेजिस्लेशन मतलब क्या है कि हम यहाँ पे इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को और यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि जितने भी लॉज बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट को रन करना, ये सारा आपका एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है। और जुडिशरी का मतलब तो क्या है आपका कोर्ट सिस्टम मतलब कि जस्टिस को प्रिवेल करना। सो ईच ऑर्गन एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, हर एक ऑर्गन के पास डिफरेंट पावर होते हैं और वो एक्ट करते हैं एज अ चेक ऑन द अदर्स टू मेंटेन द बैलेंस, और एक दूसरे पे चेक भी करते रहते हैं कि एक बैलेंस अच्छे से मेंटेन हो रहा है या फिर नहीं। कमिंग टू डिड यू नो, क्या आपको पता है India's Constituent Assembly recognized the potential risk of an overpower executive branch and implemented measures to maintain the check and balances, right? Now we have फोर्थ की फीचर जो कि है फंडामेंटल राइट्स। तो बच्चों फंडामेंटल राइट्स आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, राइट? सो कंसिडर द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेफगार्ड करते हैं सिटीजन्स को अगेंस्ट द स्टेट पावर एंड गारंटी करते हैं कि इंडिविजुअल को राइट भी मिलेगा। अब बच्चों ये जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स को, एंड वो इंश्योर भी करते हैं कि हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाए और जस्टिस भी दिया जाए। सो दैट इज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट। अब आपका होमवर्क क्या है बच्चों? आपका होमवर्क ये है कि आपको देखना है कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितने फंडामेंटल राइट है और कौन कौन से फंडामेंटल राइट है, ये आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ विकिपीडिया एज वेल, राइट? नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट की फीचर जो कि है सेक्युलरिज्म। सो इंडिया क्या है बच्चों? एक सेक्युलर स्टेट है, विच मीन्स कि ये कोई भी सिंगल रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, ये सारे ही रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है और ये इंश्योर भी करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले सारे ही सिटीजन्स को रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ, राइट? Now coming to what are the additional key features?
सो इसमें सबसे पहला आता है आपका लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बच्चों जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड फ्रेमवर्क्स हमें देखने को मिले हैं। सेकेंड थिंग, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, इट अलाउज फॉर अमेंडमेंट्स थ्रू वेरियस प्रोसीजर्स, राइट। उसके अलावा हमें इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलती है। नाउ इट इंश्योर्स योर जुडिशियल ऑटोनॉमी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एज वेल। देन वी हैव, डिड यू नो, क्या आपको पता है, with the help of internet find out and write the fundamental rights of the Indian Constitution। तो जो मैंने आपको बोला आपको यहाँ पे वही सॉल्व करना है, राइट। Now these feature demonstrate the constitution role in shaping India's democratic society, और ये एड्रेस भी करते हैं concerns of diversity को, unity को, socio economic reform को and representation को। As the country evolve, जैसे जैसे country evolve होती है तो बच्चों ये जो constitution है वो adapt होता है through the amendments and ये reflect करता है new concerns को and aspirations को, right? So that is all about all the key features। अब हम बात करेंगे अपने लेसन एको की। सो बच्चों आज के हमारे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है और प्रिंसिपल्स होता है जो कि गाइड करता है कंट्री के गवर्नेंस को। हमने देखा कि जो नेपाल है वो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम द मोनार्की टू द डेमोक्रेसी, और ये क्या शो करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। आफ्टर दैट वी हैव सीन कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं मिसयूज ऑफ पावर को एंड ये प्रोटेक्ट भी करते हैं माइनॉरिटीज को। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है की फीचर्स को, जैसे कि आपके फेडरलिज्म, उसके अलावा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को एंड इंश्योर भी करते हैं इक्वालिटी को। सेकुलरिज्म इंश्योर करता है इक्वल ट्रीटमेंट को ऑफ ऑल द रिलीजन्स, एंड जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैलेंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी को एंड अडेप्ट भी करता है चेंजेस को ओवर द टाइम। सो दैट इज ऑल अबाउट लेसन एको। सो बच्चों इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।